नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल से मजदूरों को बचाने के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन का काम तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद फिर से शुरू हो गया, जिससे मजदूरों को जल्द निकाले जाने की उम्मीद जगी। हमास और इजरायल के बीच बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील का पहला चरण शुरू होते ही 4 दिन का सीज फायर भी शुरू हो गया। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में राजतंत्र की मांग के लिए आंदोलन तेज हो गया। हजारों लोगों ने लोकतंत्र खत्म करने की मांग कर दी। और पाकिस्तान में हिंगलाज माता के एक मंदिर पर हुए हमले के बाद एक बार फिर हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से डाली जा रही पाइपलाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन खबर यह भी है कि अगर ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने कोई सरिया फिर से आया तो मशीन का इस्तेमाल आगे नहीं किया जाएगा, बल्कि बिना मशीन की मदद लिए ही मलबे को हटाया जाएगा। हालांकि मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की 15 लोगों की एक टीम सुरंग के अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम टनल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर और पहिए लगे स्ट्रेचर के साथ दाखिल होगी, ताकि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि 13 दिन से सुरंग में रहने की वजह से कुछ मजदूरों की हालत खराब हो सकती है, और अगर जल्द ही उन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया तो सुरंग के अंदर हालात बिगड़ सकते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है वहां से। प्रियंका, तो अभी क्या खबर है? किशोर, लेटेस्ट अपडेट ये है कि मशीन के सामने फिर से कोई ऑब्स्ट्रकल आ गया है। मशीन फिलहाल काम नहीं कर रही है, ऑगरिंग का काम रोक दिया गया है, मशीन को हटाया जा रहा है। अब मैनुअल डिगिंग यानी कि मैनुअली मलबा हटाने के ऑप्शन पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरे दिन में दूसरी बार ऑब्स्टिकल सामने आने की वजह से मशीन का काम रुक गया है। तो अब मैनुअल तरीके से मलबा हटाने के एक ऑप्शन पर भी सीरियसली विचार किया जा रहा है। फिलहाल आज रात रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा, ये जानकारी दी गई है। कितने मीटर और रह गया अब? अभी जो तकरीबन जानकारी मिली थी तो 49 मीटर्स तक वो मशीन पहुंचकर सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया है। लेकिन अगर मैनुअल डिगिंग के ऑप्शन को देखा जाएगा किशोर, तो हो सकता है इसमें फिर से शुरुआत 46 मीटर से करनी पड़े। 57 मीटर पर ब्रेक थ्रू की बात की जा रही है, तो अभी भी तकरीबन 10 से 12 मीटर जो है वहां तक पहुंचना है। अब उसको मैनुअली पहुंचा जाएगा या दोबारा एक बार ऑगर मशीन का इस्तेमाल करके देखा जाएगा, इस पर डिसीजन कल सुबह लिया जाएगा किशोर। यानी कल सुबह यह तय होगा कि या क्या उस पाइप को जो अंदर धकेला जा रहा है वहां से मशीन के जरिए उसको धकेला जाएगा, या फिर औजारों के जरिए खोद के फिर पाइप को अंदर डाला जाएगा। शुक्रिया प्रियंका आपका। यानी सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए पाइप डालने का काम अपने आखिरी चरण में है, और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही वक्त बाद 13 दिन में से फंसे मजदूर सुरंग से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी थोड़ी देर बाद उत्तरकाशी से खुशखबरी आ सकती है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए पाइप बिछाने का काम अपने आखिरी पड़ाव में है, लेकिन मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मलबे को भेद कर पाइप धकेलने के दौरान कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ा। लेकिन तमाम मुसीबतों को पार करते हुए रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पाइप पहुंचाने में कामयाब हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। सिलक्यारा की तरफ से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसी तरफ से 12 नवंबर को सुरंग धंस गई और मलबा 60 मीटर तक फैल गया। इसीलिए सिलक्यारा की ओर से एक के पीछे एक जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए। सुरंग में पहले 36 इंच चौड़े पाइप एक के पीछे एक जोड़कर मशीन से धकेले गए। इसके बाद 32 इंच के पाइप भी इसी तरह जोड़कर मलबे में डाले गए, और तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के 13वें दिन मजदूरों को निकालने के लिए पाइप की सुरंग तैयार की जा सके। क्योंकि सुरंग के अंदर पिछले 13 दिन से फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मजदूरों को पाइप के जरिए सुरंग से निकालने के लिए मॉक ड्रिल करने में जुटी, जिसका एक वीडियो सामने आया। और उस वीडियो में एनडीआरएफ के 2 जवान रस्सी की मदद से पाइप के अंदर से एक दूसरे जवान को स्ट्रेचर पर खींचते नजर आए। इस मॉक ड्रिल के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि जब स्ट्रेचर से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उन्हें किस तरह की परेशानी हो सकती है। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक जवान को पाइप के अंदर भेजा गया। पाइप से एनडीआरएफ के उस जवान को निकालने के लिए
पहिए लगे स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए स्ट्रेचर के अगले हिस्से से एक रस्सी बांधी गई, जबकि स्ट्रेचर पर वो जवान पेट के बल लेट गया। फिर टनल के बाहर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने उसे रस्सी के सहारे बाहर खींच लिया। स्ट्रेचर में पहिए लगे होने की वजह से वो तेजी से बाहर आता दिखा। बाहर आने के बाद उस जवान ने यह बताया कि अंदर सांस लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और स्ट्रेचर के जरिए वो आसानी से बाहर आ गया। और इसी वजह से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहिए लगे स्ट्रेचर से मजदूरों को सुरक्षित निकालने में रेस्क्यू टीम को कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर है कि पाइप के रास्ते सुरंग के अंदर दाखिल होने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम पूरी तरह तैयार है और टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 15 लोगों की एक टीम बनाई। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल हैं जो एनडीआरएफ के जवानों के साथ पाइप की बनाई सुरंग के रास्ते मजदूरों तक पहुंचेंगे। टीम के लोग अपने साथ हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भी सुरंग में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचाव दल के अंदर पहुंचने के फौरन बाद ही मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर मजदूरों की जांच करेंगे, इसके बाद उन्हें मौसम और बाहर के हालात की जानकारी दी जाएगी और फिर टनल से सबसे पहले उन मजदूरों को निकालने का प्लान बनाया गया है जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी। मतलब मजदूरों को रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के अंदर जाने के बाद मजदूरों को बाहर आने में 3 से 4 घंटे का वक्त भी लग सकता है। लेकिन पिछले 13 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की चुनौतियां सामने आई। कई बार मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने के दौरान रेस्क्यू टीम को कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान कभी सरिया तो कभी पत्थर मजदूरों तक पहुंचने में बाधा बने रहे। यह हादसा 12 नवंबर को हुआ था। उसी के बाद से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सबसे पहले 12 नवंबर को 35 हॉर्स पावर यानी कम ताकत वाली ऑगर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया। लेकिन 13 नवंबर को मलबा दोबारा गिरने से ड्रिलिंग रोक दी गई। 15 नवंबर को खुदाई के दौरान ऑगर मशीन खराब हो गई। इसके बाद 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ताकतवर ऑगर मशीन से एक बार फिर ड्रिलिंग शुरू हुई। लेकिन 17 नवंबर की दोपहर में मशीन के आगे पत्थर आने की वजह से खुदाई रोकनी पड़ी और इसके बाद अगले 5 दिन तक रुक रुक कर खुदाई होती रही। लेकिन 23 नवंबर यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के 12वें दिन खुदाई 3 बार रोकनी पड़ी। पहली बार ऑगर मशीन के सामने सरिया आ गया, जिससे मशीन के कुछ कलपुर्जे खराब हो गए। बाद में एनडीआरएफ ने सरिये को काटकर अलग किया। इसके बाद जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो तेज कंपन से मशीन का प्लेटफॉर्म ही धंस गया। लेकिन रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। यह हादसा 12 नवंबर को दिवाली के दिन हुआ, जिसके बाद सुरंग में मजदूरों के फंसे होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू के लिए बिना देर किए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बीते 13 दिन से दिन रात भुलाकर रेस्क्यू टीम टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने में जुटी, क्योंकि 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे जमीन धंसने से उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग में मलबा भर गया था। 13 नवंबर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया और उनके सुरक्षित होने की खबर मिली। 14 नवंबर को मशीन की मदद से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई। 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग शुरू हुई। 17 नवंबर को 60 मीटर लंबे मलबे को चीर कर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी की गई। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत का पहला वीडियो जारी किया। 22 नवंबर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया और टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। 23 नवंबर को लोहे की छड़ों की वजह से ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। हालांकि सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं मशीनों के तेज कंपन से सुरंग में फिर से मलबा ना गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी वजह से मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि सिलक्यारा की ओर से रेस्क्यू का प्लान फेल होने पर टनल के दूसरे हिस्से से मजदूरों को निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है और डर यह है कि भारी भरकम मशीनों के चलने से होने वाली कंपन की वजह से कहीं सुरंग में और मलबा ना गिर जाए।
इसी वजह से मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए 2 अलग-अलग प्लान पर भी काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले प्लान के तहत सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद करके मजदूरों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेकिन इस काम में 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है। जबकि दूसरा प्लान टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों तक पहुंचने का है, लेकिन इस काम में 35 से 40 दिन का वक्त लग सकता है। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से रेस्क्यू फेल हुआ तो फिर मजदूरों की मुसीबत बढ़नी तय है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों का दावा है कि सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। मलबे में आगे क्या है इसका पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे यह पता चलता है कि जमीन के अंदर या पहाड़ के अंदर क्या छिपा हुआ। क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने कई बार सरिये और स्टील के पाइप आ रहे थे, इसीलिए रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी चीज या ढांचे को छुए बगैर ही उसके नीचे मौजूद धातु, पाइप और दूसरी चीजों की पहचान की जा सकती है। यानी ये एक तरह से उस जगह का एक्सरे दे देती है। इसकी मदद से 8 से 10 मीटर की दूरी तक चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें जमीन के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जमीन या फिर दीवार के आर पार देखा जा सकता है। इसी वजह से मजदूरों तक पाइप पहुंचाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का इस्तेमाल किया गया। इसकी मदद से रेस्क्यू टीम को ये जानकारी मिली कि मलबे में कितनी दूरी पर क्या छिपा है। यानी उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तकनीक के इस्तेमाल से काम को आसान बनाया जा रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की अगुवाई ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले आर्नल्ड डिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता से अंजाम देने में महारत हासिल है। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले आर्नल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। 78 देशों की ये एसोसिएशन दुनिया भर में सुरंगों के निर्माण के दौरान सुरक्षा और तकनीक मुहैया कराने का काम करती है और इसके अध्यक्ष आर्नल्ड डिक्स को दुनिया भर में सुरंग बनाने के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। खबरों के मुताबिक आर्नल्ड डिक्स दुनिया भर में सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसों में फंसे लोगों को बचाने के कई रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे चुके हैं। उत्तरकाशी में भी उनकी ही देखरेख में 13 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित और सेहतमंद रखना है, क्योंकि पिछले 13 दिन से फंसे होने की वजह से उनकी हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है और कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ने भी लगी है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि डर यह है कि अगर मजदूरों को जल्द बाहर नहीं निकाला गया तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। हालांकि मजदूरों तक 6 इंच पाइप के जरिए गर्म खाना, कपड़े और दवाइयों के साथ दूसरी जरूरी चीजें भी भेजी जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि धूप ना मिलने की वजह से मजदूरों में विटामिन डी की भी कमी हो सकती है और इसीलिए उन तक विटामिन डी की गोलियां भी भेजी गई। तनाव दूर करने के लिए सुरंग में लूडो, शतरंज और ताश भेजे गए। रेस्क्यू में जुटे अधिकारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाने में लगे हैं। घर वालों से भी उनकी बात करवाई जा रही है ताकि उनकी हिम्मत न टूटे और वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। टनल में बंद रहने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिसे देखते हुए उनकी लगातार काउंसलिंग भी की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक बीते 13 दिन से सुरंग में फंसे मजदूर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं, क्योंकि सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मजदूरों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में परेशानी के अलावा मजदूरों के फेफड़ों में पानी भरने का भी खतरा है, जिससे बाद में उनकी सेहत बिगड़ सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में पानी की कमी होने से उन्हें डिहाइड्रेशन हो सकता है। सुरंग में नमी की वजह से बैक्टीरिया और फंगस के कारण मजदूरों को स्किन से जुड़ी कई बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक टनल में फंसे मजदूरों को आंखों की बीमारी का भी खतरा मंडरा रहा है। इस सब के अलावा टनल में फंसे मजदूरों को कई तरह की मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। हालांकि 13 दिन गुजरने के बाद भी सुरंग के अंदर सभी मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। 12 नवंबर को यह हादसा तब हुआ था जब 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत यमुनोत्री हाईवे पर टनल बनाने का काम चल रहा था। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे।
परेशानी यह है कि जिस जगह मजदूर फंसे हैं वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंग उत्तर काशी से यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, जो 4.5 किलोमीटर लंबी है और 14 मीटर चौड़ी। 12 नवंबर को 41 मजदूरों का दल सिलक्यारा की तरफ से ही टनल में दाखिल हुआ था। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि डंडाल गांव की ओर से टनल में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे सारे मजदूर टनल में करीब आधा किलोमीटर के हिस्से में फंस गए थे। मतलब सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों के आगे मलबा गिरा है और डंडाल गांव की तरफ से उनके आगे पहाड़ खड़ा है। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी नजर बनाए हुए हैं। वो रोजाना राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हर जानकारी ले रहे हैं, ताकि सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। खबर है कि प्रधानमंत्री ने मजदूरों के बाहर आने के बाद उनकी जांच और उन्हें घर भेजने की व्यवस्था करने के भी निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। बकायदा प्रधानमंत्री ऑफिस की एक टीम ने उत्तरकाशी में ही डेरा डाल रखा है और अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ही निर्देश पर दिल्ली से 36 टन भारी और 200 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन उत्तरकाशी पहुंचाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों न सिर्फ अधिकारियों के संपर्क में हैं, बल्कि सुरंग में जाकर ड्रिलिंग की भी जानकारी ले रहे हैं। और तो और मुख्यमंत्री धामी तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखने के लिए कई दिनों से हादसे की जगह पर ही मौजूद है। यानी टनल से निकलने के बाद मजदूरों को कुछ दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखना होगा। हिमालय का सीना चीरकर 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट के लिए सुरंग बनाना इन मजदूरों और इंजीनियरों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जानकारों के मुताबिक हिमालय की पहाड़ियां कमजोर और नाजुक हैं। यानी यहां खुदाई करना खतरे से खाली नहीं। जानकारों का मानना है कि हिमालय की पहाड़ियां कमजोर हैं, जिसकी वजह से ड्रिलिंग के दौरान उत्तरकाशी जैसे हादसों का खतरा बना रहता है। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में हादसा वहां पहाड़ की संरचना की वजह से हुआ। ये पूरा इलाका चूना पत्थर और नरम चट्टानों वाला है, जिसकी वजह से यहां हादसे का खतरा दुगना हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय के पहाड़ों में सुरंग की खुदाई के दौरान न सिर्फ उत्तरकाशी जैसे हादसे का खतरा होता है, बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग के कारण जमीन के एक बड़े हिस्से के धंसने का भी खतरा मंडराता है। इसीलिए यह भी माना जा रहा है कि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही टीम भी वहां अपनी जान जोखिम में डाल रही है। यानी फंसे हुए मजदूरों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पर लगा रही है। विदेशों से आई टीम भी भारत की रेस्क्यू टीम के हौसले की तारीफ करती नहीं थक रही। उधर ब्रेकिंग न्यूज है हमास और इजराइल के बीच बंधकों से जुड़ी डील पर। खबर है कि सीज फायर के पहले दिन हमास की कैद में मौजूद 13 बंधकों को छोड़ दिया गया है। ये सभी 13 बंधक इजराइल के नागरिक बताए जा रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने जानकारी दे दी है कि सभी 13 बंधक मिस्र में रेड क्रॉस की टीम के साथ हैं। इनके अलावा थाईलैंड के 12 नागरिक भी हैं, जिन्हें डील के पहले चरण के तहत हमास की तरफ से रिहा कर दिया गया है। यानी बंधकों से जुड़ी डील का पहला चरण पूरा होने की खबर है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? कौन कौन है ये लोग? देखिए 13 नागरिक इजराइल के किशोर और 12 थाईलैंड के जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स के तौर पे काम करते थे इजराइल के इलाके में, बॉर्डर इलाके, उन्हें अलग से डील, वो इस डील का हिस्सा नहीं, उन्हें एडिशनल तौर पे छोड़ा गया, जो अब तक जानकारी है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी जानकारी दी। लेकिन इजराइल के डील के तहत 13 लोगों को छोड़ा गया, जो कि मिस्र में इस वक्त मौजूद है, और उन्हें जब रिहा किया जाएगा मिस्र से, यानी इजराइल को सौंपा जाएगा, तब उसका लाइव कवरेज भी वहां दिखाया जाएगा, जो अब तक जानकारी आई है। लेकिन सीज फायर का ये पहला रिलीज है, ये सबसे बड़ी बात है। तमाम बंधकों को दक्षिणी गाजा के इलाके में रखा गया था और उन्हें छोड़ा गया है। शुक्रिया नीरज आपका। लेकिन सीज फायर से पहले रात में इजराइल ने धुआंधार बमबारी कर दी और फिलिस्तीन ने दावा किया कि इस हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो गई। इजराइल की तरफ से यह हमला सीज फायर शुरू होने से ठीक पहले किया गया, जिसके बाद सीज फायर की डील शुरू हुई। यानी सहमति बन गई कि गाजा में 4 दिन शांति बनी रहेगी। क्योंकि अस्थायी सीज फायर के दौरान इजराइल गाजा में मिसाइलें नहीं दागेगा। गाजा में बैठी इजराइल की सेना भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगी। इसके अलावा हमास भी शांत रहेगा और सीज फायर के 4 दिनों में 50 बंधकों को रिहा करेगा। हमास ने इस बारे में बयान जारी करके खुद जानकारी दी और बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रोजाना
13 बंधक रिहा किए जाएंगे। इसके अलावा रोजाना 200 ट्रक भी गाजा पट्टी में आ जा सकते हैं, क्योंकि इन ट्रकों में लोगों की जरूरत का सामान रखा होगा जिसे गाजा पट्टी के आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि एक बंधक के बदले फिलिस्तीन के 3 कैदियों को छोड़ा जाएगा और इस तरह से युद्ध विराम के 4 दिनों में फिलिस्तीन के 150 कैदियों को छोड़ा जाएगा। क्योंकि इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल और हमास के बीच इस बात की डील हुई और तय हुआ कि एक बंधक के बदले इजराइल वहां की जेल में बंद फिलिस्तीन के 3 लोगों को छोड़ेगा। यानी एक दिन में 13 बंधक छूटेंगे और 39 फिलिस्तीनी कैदी छूटेंगे और इस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के करीब 150 लोगों को छोड़ देगा। यानी 50 बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल केवल गाजा में 4 दिन के युद्ध विराम के लिए ही नहीं माना, बल्कि 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने के लिए भी राजी हो गया। क्योंकि इजराइल में लगातार हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने की मांग हो रही है। वहां प्रदर्शन तक हुए, क्योंकि जंग शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी इजराइल हमास की कैद से 200 से ज्यादा बंधकों को नहीं छुड़ा पाया। हालांकि इजराइल ने उन्हें छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और पहले गाजा पर आसमान से बम बरसाए और फिर उसकी सेना गाजा में घुस गई। न अस्पताल बचे, न स्कूल और न मस्जिद। अल शिफा अस्पताल के नीचे फैला सुरंगों का पूरा जाल तक उड़ा दिया गया। लेकिन हमास की कैद से 200 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल को रुकना पड़ा, क्योंकि अगर इजराइल हमास से जंग में किसी बात पर फंसा था तो वो बंधकों का मुद्दा ही था। क्योंकि हमास ने बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और इजराइल से मोलभाव किया और इसी का नतीजा जंग के 49वें दिन गाजा में 4 दिन के युद्ध विराम से निकला। इसके लिए कतर ने भी खूब मेहनत की और हमास के नेताओं से बात की, जिसके बाद इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की डील हुई। यही नहीं, इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि बंधकों की रिहाई कैसे और कब होगी, इससे जुड़ी सारी बात हमास से कतर नहीं की थी। जिसके बाद तय हुआ कि हमास इजराइल के 50 बंधकों को कहां और कब छोड़ेगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में औपचारिक बयान भी जारी किया। Every day will include a number of civilians as agreed to total 50 within the 4 days. इजराइल के मीडिया ने पहले भी इससे जुड़ी जानकारी दी थी और एक बार फिर उसने बताया कि कतर की मध्यस्थता में तय हुआ कि बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में रेड क्रॉस काम करेगी। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और हमास रेड क्रॉस के कार्यकर्ताओं को बंधकों को सौंपेगा, जिसके बाद उन्हें मिस्र के रास्ते इजराइल ले जाया जाएगा, क्योंकि इजराइल के बाद मिस्र ही एकमात्र देश है जिससे गाजा की सीमा लगती है। यही नहीं, समझौते में यह भी तय हुआ कि सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक राहत सामग्री और ईंधन से भरे ट्रक गाजा भेजे जाएंगे। जबकि एक दिन पहले सीज फायर पर सस्पेंस गहरा गया था, क्योंकि इजराइल की ओर से बयान जारी किया गया था कि हमास ने उसे 50 बंधकों की लिस्ट और पूरी जानकारी नहीं सौंपी। इस वजह से सीज फायर एक दिन टल गया। इजराइल की सरकार के सूत्रों ने तो यह तक कह दिया था कि हमास की वजह से सीज फायर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि हमास ने रिहा किए जाने वाले 50 लोगों की लिस्ट ही नहीं सौंपी थी। इजराइल ने यह तक दावा किया था कि हमास ने डील से जुड़े दस्तावेजों पर साइन भी नहीं किया था और इस चक्कर में युद्ध विराम एक दिन टल गया। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया कि ये देरी हमास की खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से हुई, क्योंकि जिस दिन तय हुआ कि इजराइल गाजा में 4 दिन का युद्ध विराम करेगा, उसी दिन मोसाद चीफ कतर पहुंच गए और कतर के प्रधानमंत्री से मिले, जिसके बाद अटकलें लगी कि डील को अंतिम रूप देने में कुछ पेच फंस गया, क्योंकि इजराइल को बंधकों के नाम और उनकी रिहाई के तौर तरीके पर दिक्कत थी और कतर के प्रधानमंत्री से मोसाद चीफ ने यही बात कही। और इसी वजह से अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि युद्ध विराम के 24 घंटे टलने की वजह मोसाद चीफ थे, जबकि इजराइल की सरकार का कहना था कि हमास डील के कागजों पर साइन करने में नानुकुर कर रहा है। और इसी वजह से युद्ध विराम जंग के 48वें दिन न होकर 49वें दिन हुआ। एक बार तो ऐसा लगा कि गाजा में सीज फायर पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन आखिरकार जंग के 49वें दिन सुबह करीब 7 बजे गाजा पर बमबारी रुक गई, जिसके बाद खबर आई कि हमास इस सीज फायर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि हमास का लादेन कहा जाने वाला यहिया सिनवार 4 दिन के युद्ध विराम का फायदा उठाने के चक्कर में इसके लिए उसने प्लान भी बनाया है। ये दावा इजराइल के मीडिया ने किया और द जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहिया सिनवार इजराइल के सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसाना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इजराइल के सैनिकों का फोकस हमास से हट जाएगा।
इससे हमास इजराइल के सैनिकों को उत्तरी गाजा में रोकने में कामयाब हो सकता है। यानी सीज फायर की आड़ में यहिया सिनवार इजराइल के सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसाने के चक्कर में है। कम से कम इजराइल के मीडिया ने तो यही दावा किया और अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि यहिया सिनवार ने हनी ट्रैप का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि वो इजराइल की सेना को दक्षिणी गाजा में घुसने से रोकना चाहता है और इसके लिए वो सीज फायर के 4 दिनों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसका प्लान है कि इन 4 दिनों में वो कुछ ऐसा कर दे कि इजराइल की सेना उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में घुसने के बारे में सोचना ही छोड़ दे और याह्या सिनवार के गढ़ खान यूनिस से दूर रहे, क्योंकि खान यूनिस दक्षिणी गाजा में और इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास मौजूद है। द जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि यहिया सिनवार का प्लान इजराइल की सेना को अल शिफा अस्पताल के पास ही रोकने का है, जिसके लिए वो हनी ट्रैप का जाल भी फैला सकता है और इजराइल पर कतर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना सकता है। और इसके लिए हमास ये दिखाने की कोशिश करेगा कि दक्षिणी गाजा में मानवीय संकट है, क्योंकि फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल दक्षिणी गाजा पर भी बम बरसाए, क्योंकि अल शिफा अस्पताल के बाद इजराइल का अगला टारगेट खान यूनिस है, क्योंकि खान यूनिस में यहिया सिनवार की चलती है। यानी इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड का खान यूनिस में बोलबाला है और इसीलिए इजराइल की सेना दक्षिणी इजराइल में उत्तरी गाजा जैसा ऑपरेशन चलाने से पहले एक बार नहीं सोचेगी। और यही हमास और याह्या सिनवार का असली डर है। और इसी वजह से इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि यहिया सिनवार एक प्लान के तहत काम कर रहा है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश में है कि दक्षिणी गाजा में मानवीय संकट है, क्योंकि ऐसा होने पर इजराइल पर दबाव बनेगा और उसकी सेना उत्तरी गाजा तक ही सीमित रह जाएगी। माना जा रहा है कि हमास इसी वजह से सीज फायर के लिए माना। लेकिन इसी बीच उत्तरी गाजा में इजराइल से लोहा लेने वाली हमास की अल कसाम ब्रिगेड का बयान आ गया, जिसमें उसने गाजा में इजराइल से जंग तेज करने का ऐलान कर दिया। उसका यह ऐलान ऐसे समय आया जब हमास और इजराइल के बीच 4 दिन के सीज फायर की डील हुई। लेकिन कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि इस डील से हमास की अल कसाम ब्रिगेड खुश नहीं है, क्योंकि वो गाजा में जंग रोकने के पक्ष में नहीं है। वो चाहती है कि गाजा में हमास और इजराइल की जंग तेज हो जाए, क्योंकि अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने खुद अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया और लड़ाई तेज करने की अपील की। और ये अपील ऐसे वक्त में की गई जब इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर की डील हो चुकी थी और कहा गया कि यहिया सिनवार इस डील से खुश है, लेकिन अल कसाम ब्रिगेड जंग तेज करना चाहती है। यानी गाजा में 4 दिन के सीज फायर पर हमास में ही फूट पड़ गई, क्योंकि हमास का एक गुट इजराइल से लगातार जंग चाहता है, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर से पहले रात भर गाजा को दहलाया और बमबारी की, जिसमें कई लोगों की जान गई। इन लोगों की संख्या करीब 100 बताई गई। ये दावा फिलिस्तीन की सरकार ने किया। और सीज फायर से ठीक पहले गाजा पर रात भर हुई बमबारी की सच्चाई दुनिया को बताई और दावा किया कि इस हमले में फिलिस्तीन के 1-2 नहीं बल्कि करीब 100 लोगों की मौत हुई। इनमें 27 वो लोग हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में शरण ली थी। ये स्कूल उत्तरी गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप जबालिया कैंप में था और फिलिस्तीन का कहना है कि सीज फायर से ठीक पहले रात में वहां बम बरसाए गए और 27 लोगों की मौत हो गई। המלחמה נמשכת. אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. यही नहीं, सीज फायर से ठीक पहले इजराइल ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए, क्योंकि एक तरफ गाजा में 4 दिन के लिए जंग रुकी और दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास से लड़ने का अपना प्लान बता दिया, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि युद्ध विराम के बाद कम से कम 2 महीने की जंग होगी। और माना जा रहा है कि ये बयान देकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने दुनिया को हमास के अंत का समय बता दिया, क्योंकि युद्ध विराम शुरू होते ही उन्होंने बयान दिया कि युद्ध विराम के बाद कम से कम 2 महीने की जंग होगी। या यूं कहें कि उन्होंने बता दिया कि हमास को खत्म करने में इजराइल को कम से कम 2 महीने लग जाएंगे और ये 2 महीने गाजा में युद्ध विराम के बाद आ सकते हैं, क्योंकि भले ही 4 दिन के लिए इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों ने उत्तरी गाजा को छोड़ दिया हो, लेकिन उसने हमेशा के लिए उत्तरी गाजा को खाली नहीं किया और गाजा से इजराइल की सेना के निकलने की यह प्रक्रिया केवल 4 दिनों के लिए है। और इसीलिए इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को सावधान किया। उसने उत्तरी गाजा छोड़कर जा चुके लोगों को संदेश दिया और गाजा पट्टी में हजारों पर्चे गिराए, जिसमें लोगों से कहा गया कि वो उत्तरी गाजा में लौटने की गलती ना करें, क्योंकि युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा में पहले से भी ज्यादा भयंकर जंग शुरू हो सकती है,
जो तब तक चल सकती है जब तक हमास खत्म न हो जाए। और इसी बात के लिए इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को सावधान किया और वहां हजारों पर्चे गिराए। उन पर्चों पर लिखा गया कि जो लोग उत्तरी गाजा से जा चुके हैं वो लौटने की गलती ना करें, क्योंकि इजराइल की तैयारी युद्ध विराम के बाद भयंकर जंग छेड़ने की है। यानी 4 दिन के बाद गाजा में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि इजराइल की पूरी तैयारी दिख रही है। यही नहीं, अल कसाम ब्रिगेड तो युद्ध विराम के खिलाफ ही खड़ी हो गई। यानी युद्ध विराम के 4 दिनों को तूफान के पहले की शांति कहा जा सकता है, जिसके बाद गाजा में महातबाही हो सकती है। उधर एक और बड़ी खबर आई, गाजा में अल शिफा अस्पताल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर को इजराइल की सेना ने उड़ा दिया। सीजफायर से ठीक पहले इजराइल की तरफ से यह बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। इजराइल की सेना ने अपने इस ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हमास की सुरंग तबाह होती नजर आई। अल शिफा अस्पताल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर को उड़ाने से पहले इजराइल के सैनिक कैमरे के साथ उस सुरंग में घुसे और उसके एक एक कोने को पूरी दुनिया के सामने रखा। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल को हमास के लड़ाकों ने ढाल की तरह इस्तेमाल किया और उसके नीचे बनी सुरंग में छिपकर इजराइल पर हमले की बड़ी साजिश रची थी। लेकिन इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के नीचे बने हमास के उस कमांड सेंटर को युद्ध विराम से ठीक पहले उड़ा दिया। इजराइल की सेना ने हमास की सुरंग को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया, जिसमें अल शिफा अस्पताल के पास एक जोरदार धमाका होता दिखा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। कान के पर्दे फाड़ देने वाले तेज धमाके के बाद धूल और धुएं का गुबार आसमान में कई फीट ऊंचाई तक उड़ता नजर आया। इजराइल की सेना ने बताया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर को उड़ाने के लिए उसने 300 बारूदी सुरंगें बिछाई थी, जिनमें एक साथ धमाका करके हमास के सुरंग लोक को मिट्टी में मिला दिया गया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक बंधकों को छुड़ाने के लिए सीजफायर से पहले इजराइल की सेना ने न सिर्फ हमास के सबसे बड़े कमांड सेंटर को उड़ाया, बल्कि उत्तरी गाजा में हमास के कई दूसरे कमांड सेंटरों को भी तबाह कर दिया, क्योंकि इजराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके उन्हीं सुरंगों में छिपकर उनके सैनिकों को निशाना बना रहे थे। इजराइल के मुताबिक अल शिफा अस्पताल सिर्फ हमास का सबसे बड़ा अड्डा ही नहीं था, बल्कि उसके नीचे सुरंगों का ऐसा नेटवर्क था जहां हर तरह की सुविधाएं मौजूद थी। यानी हमले के बाद हमास के लड़ाकों को लंबे वक्त तक छिपाए रखने के लिए इन सुरंगों में सारी सुविधाएं मौजूद थी। अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी हमास की सुरंगों का पर्दाफाश करते हुए इजराइल ने बताया कि बाहर से देखने पर तो किसी को भी यह अस्पताल नजर आ रहा था, लेकिन अंदर जाने पर मरीज, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टोर सब कुछ उसी तरह नजर आए जैसा एक आम अस्पताल में होता है। और इन्हीं सबको ढाल बनाकर हमास ने उसके नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा था और वहां अपने लड़ाकों के लिए वो सुविधाएं जमा कर रखी थीं जो किसी होटल या मकान में मौजूद होती। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में सुरंग के अंदर इजराइल के सैनिकों को किचन और टॉयलेट के साथ एक एसी रूम भी नजर आया। हमास के पाताल लोक की तस्वीरें दुनिया के सामने रखने के लिए सुरंग में घुसे इजराइल के सैनिक भी वहां मौजूद सुविधाएं देखकर दंग हो गए, क्योंकि हमास ने जमीन के नीचे सुरंगों का ऐसा नेटवर्क फैला रखा था जो किसी भूल भुलैया की तरह था, जिसे सुलझाने के लिए कैमरे के साथ इजराइल के सैनिक सुरंग के कोने कोने तक पहुंचे और बताया कि भागने से पहले हमास के लड़ाकों ने सुरंग में घुसने और वहां से बाहर जाने वाले कुछ रास्तों को बंद करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें सुरंग में कई जगह रेत और मिट्टी भरी नजर आई। अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में सर्च ऑपरेशन के दौरान इजराइल के सैनिकों को दूसरी गहरी सुरंग में जाने का रास्ता भी नजर आया। इजराइल ने दावा किया कि हमास ने अस्पताल के नीचे अपना बेस कैंप बना रखा था और फिलिस्तीनी नागरिकों को ढाल बनाकर इजराइल के सैनिकों को वो निशाना बना रहा था। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग से हमास के गोला बारूद, मोर्टर और रॉकेट का जखीरा भी मिला, जिसे सुरंग में धमाके के साथ ही तबाह कर दिया गया। लेकिन हमास के सुरंग लोक को बम से उड़ाने से पहले इजराइल की सेना ने उसके एक एक कोने का वीडियो बनाया। इजराइल का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जब भी उसके सैनिक हमास के लड़ाकों पर हमला करते थे
तो वो अस्पताल के नीचे बनी इसी सुरंग में जाकर छिप जाते थे, क्योंकि अस्पताल के नीचे बनी हमास की लंबी और गहरी सुरंग गाजा में अल शिफा अस्पताल के आसपास के दूसरे इलाकों से भी जुड़ी थी। इजराइल की सेना ने जो नया वीडियो जारी किया उसमें दावा किया गया कि हमास की सुरंग 55 मीटर तक अस्पताल की इमारत के नीचे और करीब 300 मीटर आसपास के इलाकों तक फैली थी। इजराइल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में अल शिफा अस्पताल के बिल्कुल करीब सुरंग में जाने का रास्ता मिला। उस वीडियो में सुरंग के ऊपर बड़ा सा छेद नजर आया, जो इतना बड़ा था कि उसके जरिए कोई भी इंसान नीचे आसानी से जा सकता था। इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल के बगल में बना ये होल ही सुरंग के अंदर हमास के लड़ाकों के जाने का एंट्री गेट था। और इजराइल के निशाने पर सिर्फ हमास की सुरंगें नहीं रहीं, बल्कि सीज फायर से ठीक पहले इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का इस्तेमाल कर दिया। इसे इजराइल के हथियारों के जखीरे का सबसे ताकतवर और आधुनिक हथियार माना जा रहा है। और दावा है कि आयरन बीम ने अपने पहले ही हमले में गाजा से दागे गए हमास के एक रॉकेट को मार गिराया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक करीब 1.5 महीने से जारी जंग में इजराइल की फौज ने पहली बार अपने इस विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किया। आयरन बीम एक लेजर वेपन है जो तेज तापमान वाली बीम फायर करता है। आसान भाषा में कहें तो ये अंधा कर देने वाली इतनी पैनी लाइट छोड़ता है कि इसके सामने आने वाले ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें हवा में ही राख हो जाती हैं। यानी इस किलर कवच की रेंज में आने वाले दुश्मन के हथियार का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और दावा किया गया कि इजराइल ने हमास के हमलों को नाकाम करने के लिए इसे उत्तरी गाजा के करीब अपनी सीमा में तैनात कर दिया, ताकि हमास एक बार फिर उस तरह का खौफनाक हमला न कर पाए जैसा उसने 7 अक्टूबर को किया था। हालांकि इजराइल के तरकश में आयरन बीम की ही तरह कई और घातक एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं, जिन्हें वो हमास के खिलाफ इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन आयरन बीम की बात ही कुछ और है। दावा है कि ये इजराइल का गुरूर माने जाने वाले आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से भी कई कदम आगे का हथियार है, क्योंकि आयरन बीम दुश्मन का वही हश्र करता है जो आयरन डोम करता है। लेकिन आयरन बीम के हमले में नुकसान की गुंजाइश बेहद कम होती है, क्योंकि इसके हमले में गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे निकलने वाली बीम 7 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन के झुंड, रॉकेट और मिसाइलों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। और आयरन डोम के मुकाबले आयरन बीम का इस्तेमाल काफी सस्ता भी है। इसके हर शॉट की कीमत सिर्फ $3 यानी भारतीय रुपयों में करीब 250 रुपए पड़ती है। हालांकि इसे 1 से 1.5 साल बाद गाजा पट्टी की सीमा पर तैनात किया जाना था। लेकिन दावा किया गया कि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने आयरन बीम को पहले ही जंग के मैदान में उतार दिया। उधर इजराइल और हमास के सीज फायर के बीच ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंच गए। वहां उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला से मुलाकात भी की, जिसके बाद सीज फायर के बीच ही हिजबुल्लाह के बड़े हमले के कयास लगाए जाने लगे। क्योंकि हमास के हमले भले ही 4 दिन के लिए शांत हो गए हों, हिजबुल्लाह का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल की उत्तरी सीमा किसी भी वक्त जंग के मैदान में बदल सकती है। और इस बात की आशंका तब बढ़ गई जब ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला से मुलाकात भी कर ली। ये सब कुछ तब हो रहा था जब इजराइल और हमास 4 दिन तक एक दूसरे से ना लड़ने का फैसला ले चुके थे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री के लेबनान दौरे ने सभी की धड़कनें बढ़ा दी। माना जाने लगा कि हिजबुल्लाह चीफ से मिलकर ईरान कोई नई खिचड़ी पका रहा है, यानी कोई ऐसा प्लान बना रहा है जो युद्ध विराम के दौरान इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्योंकि ईरान ने इजराइल को लेकर अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए। ईरान की तरफ से जंग के बीच जैसे बयान सामने आए, उनसे तो यही माना जा रहा है कि वो इजराइल की जंग को खत्म नहीं होने देना चाहता। यानी वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह इजराइल चैन से बैठ पाए। और यही वजह है कि जैसे ही इजराइल और हमास के बीच जंग कुछ दिनों तक रोकने की बात शुरू हुई, ईरान की तरफ से भड़काने वाला बयान सामने आ गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खास माने जाने वाले हसन नौरोजी ने हिजबुल्लाह को जंग छिड़ने का इशारा कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हमास से जंग रुकी तो हिजबुल्लाह के हमले शुरू हो जाएंगे। यानी ईरान इजराइल को किसी भी तरह चैन से बैठने देना नहीं चाहता। उसके इरादे साफ हैं कि एक मोर्चे पर जंग थमे तो दूसरे मोर्चों से इजराइल पर हमले शुरू हो जाएं। और ईरान के इस इरादे की भनक इजराइल को भी है। तभी तो उसने हिजबुल्लाह को रोकने के लिए कुछ हजार सैनिक नहीं बल्कि 1 लाख सैनिक लेबनान सीमा पर ही तैनात कर दिए।
और ईरान के विदेश मंत्री के लेबनान दौरे के बाद उसकी आशंका सही साबित होती हुई दिख रही है। क्योंकि सीज फायर होते ही हिजबुल्ला ने लेबनान सीमा से बम दागे तो उधर यमन में बैठे हूथी लड़ाकों ने लाल सागर की तरफ से इजराइल पर ड्रोन से हमला बोल दिया। हालांकि हूथी लड़ाकों की तरफ से छोड़े गए ड्रोन इजराइल तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाज ने उन्हें मार गिराया। लेकिन हिजबुल्ला की तरफ से छोड़े गए रॉकेट नाकाम नहीं हुए। हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने इजरायली सेना के ठिकाने को रॉकेट हमले से उड़ा दिया। हिजबुल्ला की तरफ से जारी किए गए वीडियो में ऐसा होता भी दिखा। दावा किया गया कि जिस इमारत पर हमला किया गया वो इजराइल की सेना का ठिकाना था। उधर हूथी लड़ाकों ने यमन से ड्रोन हमले कर इजराइल की चिंता बढ़ा दी। मतलब साफ है, हमास से जंग भले ही 4 दिनों के लिए थम गई हो, हूथी और हिजबुल्ला नहीं रुकने वाले। और हिजबुल्ला ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस युद्ध विराम को नहीं मानता, यानी वो बड़ी जंग भी छेड़ सकता है। और इस बात की आशंका ईरान के विदेश मंत्री और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मुलाकात के बाद और बढ़ गई। बड़ी खबर है इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव से जुड़ी आई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल पर गाजा में हमलों के दौरान प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। उन्होंने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान बयान दिया कि इस संगठन के सदस्य देशों से इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने की अपील की जाए, क्योंकि आरोप है कि इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक के दौरान सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। इसलिए ब्रिक्स देशों के नेताओं की वर्चुअल बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा में हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया और भीषण जंग के बीच प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए इजराइल के खिलाफ जांच की मांग कर दी। और गाजा में हुई मौतों के लिए सीधे तौर पर इजराइल को दोषी ठहरा दिया। हमास और इजराइल में जारी जंग में तो ईरान शुरुआत से ही हमास का खुलकर समर्थन कर रहा है, लेकिन एक बार फिर उसने दुनिया के सामने इजराइल को दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बता दिया। क्योंकि ईरान इजराइल को घेरने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए माना जा रहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच से इजराइल को खुली चुनौती दे दी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू पर गाजा में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का बड़ा आरोप लगा दिया। यानी आरोप है कि इजराइल की सेना ने गाजा में हमलों के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल किया जिन पर दुनिया पहले ही रोक लगा चुकी है। इसलिए इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ जांच की मांग कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य देशों से बेनियामिन नेतन्याहू के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने की भी अपील कर दी। क्योंकि इजराइल पर गाजा में हमलों के दौरान सफेद फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप लगे, इसलिए ईरान उस पर भड़का हुआ है और ऐसे में वो चाहता है कि दुनिया के दूसरे देश भी प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल के मामले में इजराइल का विरोध करें और गाजा में इजराइल की सेना अपनी एयर स्ट्राइक रोक दे। क्योंकि हमास का समर्थन कर रहा ईरान किसी भी कीमत पर गाजा में इजराइल के हमलों को रोकना चाहता है। भले ही ईरान इजराइल से जंग न लड़ रहा हो, लेकिन वो हमास का साथ देकर इजराइल से पक्की दुश्मनी निभा रहा है और दूसरे देशों को भी इजराइल के खिलाफ एकजुट करने में लगा है। क्योंकि आरोप है कि जंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही इजराइल की फौज ने गाजा में सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, जिनमें आसमान से सफेद चिंगारी जमीन पर गिरती दिखाई दी थी, जिसे सफेद फास्फोरस बम कहा गया था। जबकि हिजबुल्ला ने भी दावा किया था कि इजराइल के सैनिकों ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में फास्फोरस बम से हमला किया। इसलिए ईरान दुनिया के सामने इजराइल को घेरने में जुटा है। क्योंकि सफेद फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर कई साल पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, जिसके तहत यह तय किया गया था कि अगर फास्फोरस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में हुआ तो उसे केमिकल अटैक माना जाएगा। और सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने वाले देश पर युद्ध अपराध कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर बना मोम जैसा ये केमिकल 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये जलने लगता है, जिसके बाद इसे पानी तक से नहीं बुझाया जा सकता। और फास्फोरस बम तब तक जलता रहता है जब तक पूरी तरह से खत्म न हो जाए। इसीलिए ईरान ने जंग में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ जांच की मांग उठा दी, ताकि समर्थन करने वाले देश भी उसका साथ छोड़ दें और जंग में इजराइल अकेला पड़ जाए और इससे हमास के लड़ाकों के लिए इजराइल की सेना से निपटना आसान हो जाए। लेकिन ईरान ने सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि उसके दोस्त अमेरिका पर भी गाजा में लोगों के नरसंहार में शामिल होने का आरोप लगा दिया। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही हमास से लड़ने के लिए अमेरिका इजराइल को खतरनाक हथियारों की मदद भेज रहा है।
इसलिए अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाले दूसरे पश्चिमी देशों पर ईरान भड़क गया। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पश्चिमी देशों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया और हमास से छिड़ी जंग के लिए भी सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि ईरान का मानना है कि पश्चिमी देश ही गाजा में हमलों के लिए इजराइल को उकसा रहे हैं। असल में ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी पुरानी है, लेकिन हमास और इजराइल में शुरू हुई जंग के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इसलिए तो पिछले कई हफ्तों से सीरिया और इराक जैसे देशों में अमेरिका के सैनिक ईरान के चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और यही वजह है कि ईरान भी अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े दूसरे पश्चिमी देशों को आंख दिखा रहा है। उधर बड़ी खबर आई चीन और फिलीपींस में टकराव बढ़ने से जुड़ी। खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं के एक साथ गश्त करने से चीन इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने दोनों को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी थी। चीन ने अमेरिका को साफ कह दिया कि अगर उसकी 1 इंच जमीन पर भी किसी ने आंख उठाकर देखने की हिम्मत की तो अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन धमकी देने के साथ ही चीन सतर्क भी हो गया। खबर है कि चीन ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया, क्योंकि अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं ने ताइवान के द्वीपों के करीब समंदर के साथ ही आसमान में भी गश्त की और यही वजह रही कि चीन बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि ताइवान को तो चीन अपना हिस्सा मानता ही है, दक्षिण चीन सागर को भी वो अपनी जागीर समझता है। और इसीलिए जैसे ही अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं ने एक साथ गश्त शुरू की, चीन की नींद उड़ गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के जंगी जहाजों के अलावा उसके खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भी फिलीपींस के साथ समंदर में अपना दम दिखाया। खबर के मुताबिक अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में ताइवान के द्वीपों के बेहद करीब एक साथ गश्त शुरू कर दी, जिसके बाद चीन का गुस्सा ऐसा भड़का कि उसने अमेरिका और फिलीपींस को एक बार फिर से अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। और चीन ने अमेरिका और फिलीपींस को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर उसकी 1 इंच जमीन पर किसी ने आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत की तो उसे चीन के कहर का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस ने बीते कुछ वक्त में सैन्य अभ्यास तेज किया है, लेकिन इस बार जब चीन को पता चला कि ताइवान के द्वीपों के करीब गश्त की जा रही है तो चीन आग बबूला उठा। लेकिन चेतावनी देने के साथ ही चीन ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर भी रख दिया, क्योंकि खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस के 1 या 2 नहीं बल्कि कई जंगी जहाज और लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं और दोनों देशों की सेनाओं की ये गश्त कुछ और दिनों तक चल सकती है। यही वजह रही कि चीन अपने दुश्मन देशों से सतर्क हो और उसने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता है कि अमेरिका और फिलीपींस गश्त के दौरान उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा पाए। इसलिए चीन ने दोनों को उसके जल क्षेत्र से दूर रहने की धमकी भी दी। अमेरिका और फिलीपींस के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। अमेरिका फिलीपींस में अपने सैन्य ठिकानों को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसे चीन अपने लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखता है। और चीन की तरफ से अमेरिका और फिलीपींस को धमकी मिलना कोई नई बात नहीं है। चीन लगातार दोनों को आंख दिखाता आया है, लेकिन इस बार चीन का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि जिस ताइवान को वो अपनी जागीर मानता है, अमेरिका और फिलीपींस उसी के द्वीपों के करीब पहुंच गए और यही वजह रही कि चीन को जासूसी का डर भी सताने लगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने इस बात की आशंका जताई कि इस गश्त के दौरान उसकी जासूसी करने की साजिश भी की जा सकती है और एक वजह यह भी मानी गई कि चीन ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन की पनडुब्बियां समंदर में तैनात हैं, जबकि उसके जंगी जहाज भी 24 घंटे दुश्मन की निगरानी में लगे हैं। ऐसे में अगर उसकी पनडुब्बियों और जहाजों की पूरी जानकारी किसी भी तरह अमेरिका के हाथ लग गई तो दुश्मनों के लिए चीन की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका फिलीपींस और ताइवान के साथ खड़ा होने का ढोंग कर तनाव को बढ़ा रहा है, लेकिन चीन की लाख धमकियों और आरोपों के बावजूद अमेरिका खुलकर उसके दुश्मनों के साथ खड़ा है और समय समय पर सैन्य अभ्यास कर चीन को जलाता भी रहता है। हालांकि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं की गश्त पर तंज भी कसा और कह दिया कि दोनों देशों की सेनाओं की गश्त ये बताती है कि अमेरिका और फिलीपींस समंदर में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं। और चीन ने यह भी कह दिया कि वो अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं की गश्त से डरने वाला नहीं है। चीन ने दोनों देशों की सेनाओं पर एक साथ तंज कसा
और दक्षिण चीन सागर में समंदर और आसमान में हो रही गश्त को दिखावा बता दिया। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जिसकी वजह से न केवल फिलीपींस के साथ बल्कि वियतनाम, मलेशिया और ताइवान के साथ भी उसका विवाद है। मतलब चीन इन्हें अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखता है, लेकिन अमेरिका इनके साथ लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ाकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, वो ताइवान जिसे चीन अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, अमेरिका उसके साथ भी खुलकर खड़ा है। जबकि फिलीपींस की सेना की ताकत भी अमेरिका बढ़ा रहा है। और यही वजह रही कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। मगर इस बार जब अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं ने ताइवान के द्वीपों के करीब एक साथ गश्त शुरू की, तो चीन ने दोनों को फिर चेतावनी दे डाली। उधर बड़ी खबर आई आर्मेनिया से। खबर है कि आर्मेनिया ने अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए सेना की ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके लिए उसने फ्रांस से हाथ मिला लिया और उससे खतरनाक हथियार हासिल करने शुरू कर दिए। फ्रांस से हथियारों की पहली खेप आर्मेनिया पहुंचते ही अजरबैजान बुरी तरह भड़क गया और उसने फ्रांस पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगा दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सितंबर में जंग हुई थी, जिसमें आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था, और इसी वजह से अजरबैजान से निपटने के लिए आर्मेनिया ने अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों पड़ोसी देशों में सीमा को लेकर लंबे वक्त से तनाव रहा है और 2 महीने पहले ही उनके बीच भीषण जंग भी हुई थी, जिसमें अजरबैजान ने महज 24 घंटे के अंदर आर्मेनिया को मात दे दी थी। युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दावा किया गया कि आर्मेनिया ने अभी हार नहीं मानी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए आर्मेनिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया, ताकि एक बार फिर अजरबैजान पर जोरदार पलटवार कर सके। और इसी कड़ी में आर्मेनिया ने फ्रांस से खतरनाक बास्तियों बख्तरबंद गाड़ियां हासिल कर ली। फ्रांस और आर्मेनिया के बीच पिछले महीने 24 बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर समझौता हुआ था, जो अब आर्मेनिया पहुंच चुकी है। दावा किया गया कि आर्मेनिया इन बख्तरबंद गाड़ियों को नगोर्नो कराबाख के करीब अजरबैजान से लगने वाले अपने बॉर्डर पर तैनात कर सकता है। नगोर्नो कराबाख वही इलाका है जिसे लेकर दोनों देश करीब 30 साल से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। और तो और इसे लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान 3 बार जंग भी लड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नगोर्नो कराबाख को लेकर दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। और इसीलिए आर्मेनिया ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि अजरबैजान से पिछली जंग का हिसाब चुकता किया जा सके। आर्मेनिया ने फ्रांस से जो बास्तियों बख्तरबंद गाड़ियां हासिल की हैं, वो बेहद हल्की हैं, जिसकी वजह से वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। और तो और ये जंग के दौरान दुश्मन की गोलियों और ग्रेनेड हमलों को भी सहन कर सकती हैं। एक बख्तरबंद गाड़ी में हथियारों से लैस 5 जवान दुश्मन के इलाकों में घुसकर ऑपरेशन चला सकते हैं। यही नहीं, बास्तियों बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल जंग के दौरान घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी किया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक आर्मेनिया और फ्रांस के बीच जो डील हुई थी, उसके तहत जल्द ही आर्मेनिया को कई और घातक हथियार मिल सकते हैं, जिनमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और आधुनिक रडार सिस्टम शामिल हैं। लेकिन आर्मेनिया को फ्रांस से मिल रहे हथियारों की वजह से अजरबैजान की चिंता बढ़ गई, जिसकी वजह से वो फ्रांस पर बुरी तरह भड़क गया। क्योंकि आर्मेनिया की बढ़ती सैन्य ताकत को अजरबैजान अपने लिए खतरा मानता है। इसीलिए जब पिछले महीने फ्रांस और आर्मेनिया के बीच हथियारों की डील पर मोहर लगी थी, तो अजरबैजान ने उस वक्त भी विरोध किया था और फ्रांस को चेतावनी दे दी थी। लेकिन फ्रांस नहीं माना और उसने आर्मेनिया को हथियार भेजने शुरू कर दिए, जिससे अजरबैजान गुस्से से आग बबूला हो गया और वहां के विदेश मंत्रालय ने फ्रांस पर उकसावे का आरोप लगा दिया और दावा किया कि फ्रांस का ये कदम आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने आशंका जताई कि आर्मेनिया फ्रांस से मिले हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है, जिससे एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच टकराव के हालात बन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 2 महीने पहले बने थे। क्योंकि सितंबर में अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख में आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर अचानक धावा बोल दिया था। पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरे अजरबैजान के सैनिकों ने महज 24 घंटे के अंदर आर्मेनिया को घुटनों पर ला दिया था। अजरबैजान की सेना ने नगोर्नो कराबाख में ऐसा तांडव मचाया था कि वहां से आर्मेनियाई मूल के हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। 19 सितंबर की सुबह जंग का आगाज करने वाली अजरबैजान की सेना ने अगली सुबह तक नगोर्नो कराबाख में आर्मेनिया के 90 सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया था और उस इलाके पर अपना दावा कर दिया था। इस लड़ाई में नागोर्नो कराबाख में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि जंग के अगले दिन आर्मेनिया के साथी माने जाने वाले रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी हो गए थे। लेकिन इस जंग ने रूस और आर्मेनिया की दोस्ती में दरार डाल दी, क्योंकि आर्मेनिया ने आरोप लगाया था कि रूस ने मदद के नाम पर उसको धोखा दिया और उसकी सुरक्षा के लिए जो वादा रूस ने किया था उससे वो मुकर गया।
क्योंकि सितंबर में अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख में आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर अचानक धावा बोल दिया था। पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरे अजरबैजान के सैनिकों ने महज 24 घंटे के अंदर आर्मेनिया को घुटनों पर ला दिया था। अजरबैजान की सेना ने नगोर्नो कराबाख में ऐसा तांडव मचाया था कि वहां से आर्मेनियाई मूल के हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। 19 सितंबर की सुबह जंग का आगाज करने वाली अजरबैजान की सेना ने अगली सुबह तक नगोर्नो कराबाख में आर्मेनिया के 90 सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया था और उस इलाके पर अपना दावा कर दिया था। इस लड़ाई में नागोर्नो कराबाख में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि जंग के अगले दिन आर्मेनिया के साथी माने जाने वाले रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी हो गए थे। उधर म्यांमार की सेना जल्द ही वहां के विद्रोहियों के आगे घुटने टेक सकती है और इस बात का दावा खुद वहां के विद्रोहियों ने ही किया। वहां के विद्रोही लंबे वक्त से म्यांमार की सेना के खिलाफ भीषण जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की सेना म्यांमार से भागने तक को मजबूर हो गई। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि वहां जल्द ही एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि इस बार वहां के विद्रोहियों ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि म्यांमार की सेना जंग के मैदान में उनके सामने हार चुकी है। जिसका मतलब यह कि म्यांमार की सत्ता कभी भी वहां के विद्रोहियों के हाथ में जा सकती है। म्यांमार का शासन साल 2021 से ही वहां की सेना के हाथ में है और तभी से लोकतंत्र बहाली की मांग करने वाले कुछ संगठन वहां की सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और पिछले 1.5 महीने में ये जंग और भी भीषण हो गई, क्योंकि वहां के विद्रोहियों ने दावा किया कि म्यांमार के सैनिक बिना लड़े ही उनके सामने घुटने टेक रहे हैं। इसका मतलब है कि म्यांमार की सेना वहां के विद्रोहियों के सामने हार मान चुकी है। और अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन विद्रोहियों ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें विद्रोहियों के सामने म्यांमार की सेना की लाचारी साफ दिखाई दी। दावा किया गया कि विद्रोहियों ने वहां की सेना के एक कैंप पर हमला कर दिया था। उसके बाद उस कैंप में फंसे सैनिकों ने विद्रोहियों से हमला रोकने की अपील की और बदले में उन्होंने सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद वो विद्रोही उन सैनिकों को जख्मी हालत में गाड़ी में भरकर ले गए और उनसे काम करवाया। वो सैनिक उन विद्रोहियों के सामने इस कदर लाचार हो गए कि उन्होंने खाना भी बनाया और साफ सफाई भी की। यानी विद्रोही संगठनों ने मनोवैज्ञानिक रूप से भी म्यांमार की सेना को तोड़कर रख दिया। इतना ही नहीं, विद्रोही संगठन म्यांमार में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने का ऐलान भी कर चुके हैं। पहले 1.5 महीने से यह म्यांमार की सेना के खिलाफ वहां के विद्रोही संगठनों ने जंग छेड़ रखी है। लेकिन अब यह जंग वहां की सेना के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि विद्रोही संगठनों ने वहां की 8000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जे का दावा कर दिया। और इस कब्जे का सीधा मतलब यह है कि वहां पर म्यांमार की सेना या सरकार का शासन नहीं चलता। और म्यांमार की सेना के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वहां के विद्रोही लगातार अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक इन विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार और लड़ाके भी हैं और उनके दम पर ही वो विद्रोही संगठन वहां की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि म्यांमार में छिड़ा गृह युद्ध अब अपने आखिरी अंजाम के करीब पहुंच चुका है। और इसीलिए माना जा रहा है कि साल 2021 से जो जंग छिड़ी है उसमें विद्रोहियों को जीत मिलने वाली है। साल 2021 में वहां की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी और तभी से वहां की राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र बहाली की मांग पर अड़ी हुई हैं और इसके लिए वहां सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। लेकिन अब जाकर विद्रोहियों को वहां सेना के खिलाफ जारी जंग में जीत मिलती दिख रही है। विद्रोहियों का आरोप है कि वहां की सेना म्यांमार के लोगों पर जुल्म कर रही है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी जैसी परेशानियों की वजह से भी वहां की सेना को विरोध झेलना पड़ रहा है। दावा है कि इन्हीं कारणों की वजह से म्यांमार के टुकड़े होने की आशंका बढ़ने लगी। आशंका इस बात की भी है कि विद्रोहियों का दबदबा बढ़ता देख वहां की सेना के अधिकारी उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बातचीत तक पहुंचने से पहले वहां की सेना इस जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए पाइप डालने का काम अपने आखिरी चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही वक्त बाद 13 दिन में से फंसे मजदूर सुरंग से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी थोड़ी देर बाद उत्तरकाशी से खुशखबरी आ सकती है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए पाइप बिछाने का काम अपने आखिरी पड़ाव में है। लेकिन मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मलबे को भेदकर पाइप धकेलने के दौरान कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ा। लेकिन तमाम मुसीबतों को पार करते हुए रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पाइप पहुंचाने में कामयाब हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। सिलक्यारा
सिलक्यारा की तरफ से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसी तरफ से 12 नवंबर को सुरंग धंस गई और मलबा 60 मीटर तक फैल गया। इसीलिए सिलक्यारा की ओर से एक के पीछे एक जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए। सुरंग में पहले 36 इंच चौड़े पाइप एक के पीछे एक जोड़कर मशीन से धकेले गए। इसके बाद 32 इंच के पाइप भी इसी तरह जोड़कर मलबे में डाले गए और तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के 13वें दिन मजदूरों को निकालने के लिए पाइप की सुरंग तैयार की जा सकी, क्योंकि सुरंग के अंदर पिछले 13 दिन से फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मजदूरों को पाइप के जरिए सुरंग से निकालने के लिए मॉक ड्रिल करने में जुटी है, जिसका एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में एनडीआरएफ के 2 जवान रस्सी की मदद से पाइप के अंदर से एक दूसरे जवान को स्ट्रेचर पर खींचते नजर आए। इस मॉक ड्रिल के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि जब स्ट्रेचर से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उन्हें किस तरह की परेशानी हो सकती है। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक जवान को पाइप के अंदर भेजा गया। पाइप से एनडीआरएफ के उस जवान को निकालने के लिए पहिए लगे स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए स्ट्रेचर के अगले हिस्से से एक रस्सी बांधी गई, जबकि स्ट्रेचर पर वो जवान पेट के बल लेट गया। फिर टनल के बाहर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने उसे रस्सी के सहारे बाहर खींच लिया। स्ट्रेचर में पहिए लगे होने की वजह से वो तेजी से बाहर आता दिखा। बाहर आने के बाद उस जवान ने यह बताया कि अंदर सांस लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और स्ट्रेचर के जरिए वो आसानी से बाहर आ गया। और इसी वजह से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहिए लगे स्ट्रेचर से मजदूरों को सुरक्षित निकालने में रेस्क्यू टीम को कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर है कि पाइप के रास्ते सुरंग के अंदर दाखिल होने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम पूरी तरह तैयार है और टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 15 लोगों की एक टीम बनाई। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल हैं जो एनडीआरएफ के जवानों के साथ पाइप की बनाई सुरंग के रास्ते मजदूरों तक पहुंचेंगे। टीम के लोग अपने साथ हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भी सुरंग में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचाव दल के अंदर पहुंचने के फौरन बाद ही मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर मजदूरों की जांच करेंगे, इसके बाद उन्हें मौसम और बाहर के हालात की जानकारी दी जाएगी और फिर टनल से सबसे पहले उन मजदूरों को निकालने का प्लान बनाया गया है जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी। मतलब मजदूरों को रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के अंदर जाने के बाद मजदूरों को बाहर आने में 3 से 4 घंटे का वक्त भी लग सकता है। लेकिन पिछले 13 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की चुनौतियां सामने आई। कई बार मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने के दौरान रेस्क्यू टीम को कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान कभी सरिया तो कभी पत्थर मजदूरों तक पहुंचने में बाधा बने रहे। यह हादसा 12 नवंबर को हुआ था। उसी के बाद से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सबसे पहले 12 नवंबर को 35 हॉर्स पावर यानी कम ताकत वाली ऑगर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया। लेकिन 13 नवंबर को मलबा दोबारा गिरने से ड्रिलिंग रोक दी गई। 15 नवंबर को खुदाई के दौरान ऑगर मशीन खराब हो गई। इसके बाद 16 नवंबर को दिल्ली से लाई गई ताकतवर ऑगर मशीन से एक बार फिर ड्रिलिंग शुरू हुई। लेकिन 17 नवंबर की दोपहर में मशीन के आगे पत्थर आने की वजह से खुदाई रोकनी पड़ी और इसके बाद अगले 5 दिन तक रुक रुक कर खुदाई होती रही। लेकिन 23 नवंबर यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के 12वें दिन खुदाई 3 बार रोकनी पड़ी। पहली बार ऑगर मशीन के सामने सरिया आ गया, जिससे मशीन के कुछ कलपुर्जे खराब हो गए। बाद में एनडीआरएफ ने सरिये को काट कर अलग किया। इसके बाद जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो तेज कंपन से बड़ी खबर आई आयरलैंड से। वहां की राजधानी डबलिन में एक स्कूल के बाहर हुई चाकूबाजी की घटना के बाद वहां दंगे भड़क गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी अल्जीरियाई मूल का शरणार्थी है और आयरलैंड में पहले से ही शरणार्थियों के मुद्दे पर लोग भड़के हुए हैं। ऐसे में इस अफवाह के बाद वहां हालात और बिगड़ गए और गुस्साई भीड़ ने चाकूबाजी की घटना के विरोध में वहां की सड़कों पर जमकर आगजनी की। डबलिन की पुलिस के मुताबिक चाकू से हुए हमले में 3 बच्चों समेत कुल 5 लोग घायल हो गए और इस खबर के फैलते ही लोग डबलिन की सड़कों पर जमा होने लगे।
वहां से आई तस्वीरों में गुस्से से भरे लोग तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने दुकानों पर हमले शुरू कर दिए, जबकि सड़कों पर जमा सैकड़ों लोगों की भीड़ ने आगजनी भी शुरू कर दी। वहां कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एक बस तो आग की लपटों में पूरी तरह घिरी दिखाई दी। डबलिन की सड़कों पर दंगों जैसे हालात दिखने लगे। स्कूल के बाहर हुई चाकूबाजी का विरोध करने सड़कों पर उतरे लोग पूरी तरह बेकाबू दिखाई दिए। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान मोर्चा संभालते नजर आए, लेकिन वहां बवाल मचा रहे लोगों पर मानो पुलिस की मौजूदगी का कोई असर ही नहीं दिखाई दिया। डबलिन में यह सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब एक स्कूल के बाहर हुए चाकू से हमले में 3 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पूरे शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। पहले वहां यह खबर तेजी से फैली कि एक आतंकी घटना, लेकिन पुलिस ने तुरंत इस खबर को नकार दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह संदेश फैलने लगा कि इस हमले को अल्जीरियाई मूल के एक शरणार्थी ने अंजाम दिया। और इस संदेश के फैलते ही लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। उनका गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। कुछ लोग तो चाकूबाजी की घटना के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। वहां मौजूद पुलिस वालों ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिस वालों पर पथराव भी किया गया। हालांकि इसके बाद भी पुलिस वाले भीड़ के सामने डटे रहे और कोशिश करते रहे कि जल्द से जल्द वहां मचे बवाल को खत्म किया जाए। और डबलिन की पुलिस के मुताबिक कई घंटों की मशक्कत के बाद हंगामा कर रही भीड़ को सड़कों से हटाया जा सका। वहां की पुलिस के मुताबिक ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर यह मैसेज तेजी से फैला कि स्कूल के बाहर हुई चाकूबाजी की घटना को एक अल्जीरियाई मूल के शरणार्थी ने अंजाम दिया। और शरणार्थियों के खिलाफ पहले से ही गुस्से से भरे आयरलैंड के लोगों के लिए इस खबर ने आग में घी का काम किया, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि आयरलैंड में लगातार शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनकी वजह से वहां के मूल नागरिकों के सामने रहने और खाने तक का संकट खड़ा हो गया। क्योंकि आयरलैंड के लोगों के मुताबिक वहां की सरकार यूरोप से आ रहे शरणार्थियों के लिए जगह बनाने के लिए वहां के मूल नागरिकों का हक मार रही है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि आयरलैंड में करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक वहां रहने वाले 56% लोगों को लगता है कि आयरलैंड की सरकार ने पिछले 1 साल में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को उनके देश में जगह दे दी। आंकड़े बताते हैं कि आयरलैंड में इस वक्त 74,000 शरणार्थी रह रहे हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 7,500 था। और इसी वजह से आयरलैंड के कई होटलों तक को शरणार्थी कैंपों में बदल दिया गया, वो भी पूरी तरह भर चुके हैं। ऐसे में वहां के लोग बुरी तरह भड़के हुए हैं और इसीलिए जब डबलिन में हुई चाकूबाजी की घटना के पीछे एक शरणार्थी के होने की खबर सामने आई तो वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उधर यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले डॉनबास में हवाई हमले में रूस की एक अभिनेत्री की मौत की खबर सामने आई। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो एक कार्यक्रम में रूसी सैनिकों के सामने गाना गा रही थी। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस की अभिनेत्री पलीना मंशिक रूस के सैनिकों के सामने गाना गाती हुई नजर आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक वहां एक मिसाइल गिर गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में उस अभिनेत्री की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। रूस ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। जिस जगह पर हमला हुआ वो यूक्रेन और रूस की सीमा के करीब है और रूस जंग के शुरुआती दिनों से ही उस पर कब्जे का दावा कर रहा है। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक इस इलाके को रूस के कब्जे से छुड़ाने के लिए यूक्रेन की सेना लगातार वहां हमले कर रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन के ही हमले में रूसी अभिनेत्री की मौत हो गई। बड़ी खबर नेपाल से आई। वहां की राजधानी काठमांडू में राजतंत्र की वापसी की मांग करते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वहां एक बार फिर राजतंत्र लाने की मांग करते हुए लोग काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद वहां सेना को तैनात करने की नौबत तक आ चुकी है। कुछ जगहों से तो सुरक्षा बल के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी के वीडियो भी सामने आए, क्योंकि वहां जुटी भीड़ एक बार फिर नेपाल की सत्ता राज परिवार के हाथों में सौंपने की पैरवी कर रही है। और इसी वजह से नेपाल की राजधानी काठमांडू बुरी तरह जल रही है, क्योंकि वहां राज परिवार को दोबारा सत्ता सौंपने की मांग करने वाली भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। राजतंत्र का समर्थन करने वाले हजारों लोग नेपाल का झंडा लेकर वहां की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और नेपाल को दोबारा राजा ज्ञानेंद्र शाह के हवाले करने की मांग करते दिखे। इस दौरान काठमांडू की सड़कों पर सरकार के खिलाफ जुटी भीड़ गुस्से से तमतमाई नजर आई। वो देखते ही देखते बेकाबू हो गए और उन लोगों को रोकने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल को
वहां सेना की तैनाती करनी पड़ गई। इसके बाद तो वहां हालात और बिगड़ गए। हालत ऐसी हो गई कि जैसे ही वहां के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की, वहां तनाव चरम पर पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने सेना के जवानों पर पत्थरबाजी भी की और इसके बाद वहां लाठीचार्ज हुआ, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके और फिर उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और जब इससे भी काम नहीं बना तो फिर उन पर वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछार भी की गई। लेकिन सरकार की इन कोशिशों के बावजूद भीड़ के गुस्से ने कम होने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि वहां एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग नेपाल की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। और इसका असर यह हुआ कि काठमांडू की ज्यादातर सड़कें जैम हो गईं। कहीं सैकड़ों मोटरसाइकिलों की भीड़ दिखी तो कहीं हजारों लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर पैदल मार्च करते नजर आए। इस दौरान वहां बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब के सब एक सुर में नेपाल में दोबारा राजशाही लाने की मांग करते दिखाई दी। और वहां से आए एक वीडियो में तो कुछ लोग नेपाल की मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी सुनाई दिए। और जब नेपाल की सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनमें कई लोग तो सड़क पर ही बैठ गए। एक दूसरे वीडियो में तो काठमांडू के एक चौराहे पर इतनी भीड़ दिखी कि लोगों को गिनना मुश्किल हो गया। जहां तक निगाह गई लोग ही लोग नजर आए। इस दौरान वहां जुटे कुछ प्रदर्शनकारी नेपाल के पूर्व शासक राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें वाली टी शर्ट पहने दिखाई दी। माना जा रहा है कि इस प्रदर्शन की अगुवाई नेपाल के माओवादी नेता दुर्गा परसाई कर रहे थे। लेकिन इस बीच ये सवाल भी सिर उठाने लगा कि एक तरफ जब पूरी दुनिया लोकतंत्र की पैरवी कर रही है तो फिर नेपाल क्यों इस मामले में यू टर्न लेने के संकेत देने लगा? क्योंकि 2008 में ही नेपाल ने राजशाही छोड़कर लोकतंत्र अपनाने का फैसला लिया था। मतलब वहां जनता की चुनी सरकार से कुछ साल बाद ही पूरी ताकत छीनने की मांग उठने लगी, क्योंकि वहां की जनता लोकतंत्र को हटाकर दोबारा देश की कमान राज परिवार के हाथ में सौंपना चाहती है। नेपाल की जनता का आरोप है कि वहां लोकतंत्र आने के बाद महंगाई तेजी से बढ़ी। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कुछ मामले भी सामने आए। लेकिन माना जा रहा है कि इन सबसे बड़ी वजह वहां लोकतंत्र आने के बाद चीन का बढ़ता दखल है, क्योंकि 2008 के बाद से ही चीन ने वहां तेजी से अपने पैर पसारने शुरू किए थे। और माना जा रहा है कि इसी वजह से वहां के लोगों का अपनी सरकार पर भरोसा कम हो गया और बीते 5 साल में तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसका असर यह हुआ कि वहां के लोग दोबारा नेपाल की सत्ता वहां के पूर्व शासक राजा ज्ञानेंद्र शाह को देने की मांग करने लगे। जबकि भारत का पड़ोसी देश नेपाल ने 2008 में ही लोकतंत्र का हाथ थामा था। इससे पहले वहां राज परिवार का ही सिक्का चला करता था और वहां के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह थे। माना जाता है कि उन्हें भी सत्ता से हटाने में वहां के माओवादी संगठनों ने अहम भूमिका निभाई थी और इसकी शुरुआत नेपाल में 2001 से हो गई थी। जानकारी के मुताबिक 1 जून 2001 को नेपाल के तब के शासक राजा बीरेंद्र गोलीबारी में मारे गए थे और उनकी जगह उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह नेपाल की राजगद्दी पर बैठे। हालांकि माना जाता है कि उन्हें नेपाल की जनता खासा पसंद नहीं करती थी और कहा जाता है कि तभी से नेपाल में माओवादी संगठनों के जरिए विरोध की आग सुलगी, जो 2008 में ज्वालामुखी में बदल गई, जिसका असर ये हुआ कि नेपाल की गद्दी पर बैठे राजा ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन छोड़ना पड़ा और फिर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन वहां राजतंत्र के समर्थकों ने एक बार फिर नेपाल को राज परिवार के हाथों में सौंपने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया और अगर यह आंदोलन कामयाब हुआ तो उसका मतलब यह होगा कि एक बार फिर ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा बन सकते हैं। और इसकी आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। आरोप है कि माओवादी नेता दुर्गा परसाई ने पिछले कुछ दिनों में वहां प्रदर्शनों की आग को तेजी से सुलगाया और इसका असर यह हुआ कि नेपाल की राजधानी काठमांडू विरोध के नारों से गूंजने लगी, जिसका शोर भारत तक सुनाई देने लगा है। जानकारी के मुताबिक वहां की राजधानी काठमांडू में जारी प्रदर्शनों की वजह से नेपाल सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई और इसका असर ये हुआ कि भारत से काठमांडू जा रहे 30 ट्रकों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इसके अलावा भारत सरकार ने नेपाल जाने वालों से अपनी यात्रा टालने की अपील की है और वहां पहुंचे सैलानियों को भी घूमने के लिए महज 1 ही दिन का वक्त दिया जा रहा है। मतलब सीमा पर मौजूद चेक पॉइंट पर ही उन्हें 12 घंटे के अंदर वापस आने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहां के माओवादी संगठन किसी को भी निशाना बना सकते हैं। और ऐसे में विदेशी नागरिकों को आई एक खरोंच भी नेपाल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। खबर है कि काठमांडू के अलावा नेपाल के कई और शहरों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेपाल की सीमाओं पर सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया। उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान में लगातार हो रही आतंकवादियों की हत्याओं से जुड़ी
खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अपने यहां मारे जा रहे आतंकियों की मौत से बुरी तरह घबरा गया है और इसी वजह से वहां की खुफिया एजेंसी ने अब बचे हुए आतंकियों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अमेरिकी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ISI ने पाकिस्तान में छिपे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकियों की सुरक्षा में कई सैनिकों को तैनात कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात की आशंका सता रही है कि बचे हुए आतंकियों का हश्र भी वैसा ही हो सकता है। और माना जा रहा है कि इसी बात से डरी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने यहाँ छिपे आतंकियों के अड्डों पर अपने एजेंटों और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया है, ताकि पाकिस्तान में अब किसी आतंकी की जान न जा पाए। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक जिस तरह से वहां आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, उसे देखकर ISI भी सख्ते में आ गई और उसे किसी और बड़े हमले का डर भी सताने लगा है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने वहां छिपे आतंकियों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा तो ये भी है कि ISI इस बात से भी घबराई हुई है कि कहीं इस बार लश्कर या जैश के टॉप कमांडर को ही ढेर न कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी और वो ये तक नहीं कह पाएगा कि वो आतंकियों को शरण देने का काम नहीं करता। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने उन आतंकियों की सुरक्षा में ज्यादा जवान तैनात किए हैं जो भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि वहां अब तक जो आतंकी मारे गए हैं उनमें ज्यादातर भारत के दुश्मन माने जाते थे और इसी वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो लाख कोशिश के बावजूद एक भी हमलावर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है, जबकि वो हमलावर पाकिस्तान को अब तक कई जख्म दे चुके हैं। पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट ने तो ये तक दावा किया कि ISI इन हमलावरों को डेथ स्क्वाड मानने लगी है, मतलब एक ऐसी टोली जो मौत बांटने के लिए जानी जाती है। लेकिन ये डेथ स्क्वाड सिर्फ आतंकियों का शिकार कर रही है और इसी वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बुरी तरह तिलमिलाई हुई है, क्योंकि ISI ये दावा करती आई है कि उसके एजेंट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हुई हत्याओं की वजह से पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है, क्योंकि वो इन हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। और अमेरिकी मीडिया का मानना है कि इसी वजह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने कराची और लाहौर समेत कई शहरों में छिपे आतंकियों के अड्डों पर अपने लोगों को तैनात करने का फैसला ले लिया, क्योंकि वहां पिछले कुछ महीनों के अंदर करीब दर्जन भर आतंकी ढेर कर दिए गए। उनमें ज्यादातर आतंकी ऐसे थे जो भारत की हिट लिस्ट पर थे। इसी वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ज्यादा चिंता में, क्योंकि अगर उसका अंदेशा सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुला रही हैं। हालांकि ISI इन हत्याओं को आपसी रंजिश का नतीजा बताती रही है, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि वहां पिछले 3 महीने में भारत के कई दुश्मन मारे जा चुके हैं। वहां हाल ही में लश्कर से जुड़े 2 आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल और नईमुर रहमान की हत्या की खबर आई थी। उनसे पहले 13 नवंबर को जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के करीबी मौलाना तारिक को ढेर कर दिया गया था और उससे पहले लश्कर के बड़े कमांडरों में एक अकरम गाजी को भी गोली मार दी गई थी। मतलब साल भर में पाकिस्तान में 10 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। और हैरत की बात यह है कि इन सभी की हत्या एक ही तरीके से की गई, मतलब ये सभी अज्ञात हमलावरों की तरफ से की गई फायरिंग में मारे गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पैरों तले जमीन खिसक गई और माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने आतंकियों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया ताकि इन हत्याओं को अंजाम देने वाले की तलाश की जा सके। लेकिन इस बीच ये आशंका भी जताई जा रही है कि इन हत्याओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही हो सकती है। मतलब ISI अपने ही देश में छिपे आतंकियों को मरवाकर उसका दोष किसी और पर मढ़ने की कोशिश में है। और यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ISI अब तक इन हत्याओं में शामिल एक भी हमलावर को नहीं पकड़ पाई है। अंदेशा तो यह भी है कि ISI के इशारों पर ही उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है जिनकी जरूरत अब उसे नहीं रही। मतलब सीधे शब्दों में ISI पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो ही पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मरवा रही है और उसका दोष किसी तीसरे पर मढ़ने की कोशिश में है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि इसके लिए ISI ने आतंकियों की एक लिस्ट भी तैयार की है और वो उसी लिस्ट के मुताबिक चुन चुनकर आतंकियों को मरवा रही। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI ने इस मामले में एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जिसके तहत वो अपने लिए जरूरी कुछ आतंकियों को बचा लेगी और बाकी आतंकियों को मरवाकर वो इसका आरोप अपने दुश्मनों पर मढ़ सकती है।
उधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी शेयर बाजार दबाव में कारोबार करता रहा। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार लगभग फ्लैट बंद हुए और मामूली गिरावट के साथ सेंसेक्स 66,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 47 अंक गिरकर 65,970 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 7 अंक गिरकर 19,794 पर बंद हुआ। इस दौरान आईटी और एफएमसीजी के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बैंकिंग, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स में तगड़ी खरीदारी हुई। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। अपने सच में झूठ की मिकदार थोड़ी कम रही। अपने सच में झूठ की मिकदार थोड़ी कम रही। कितनी कोशिश की मगर हर बार थोड़ी कम रही। सौवात की एक बात कही राजेश ने, जिंदगी तेरे कदम भी हर बुलंदी चूमती, तू ही झुकने के लिए तैयार थोड़ी कम रही। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौवात की बात।